अस्सलाम वालेकुम। नमस्ते, सत श्री अकाल। और आज एक और वीडियो और उसका टाइटल वीडियो का टाइटल जी, इंडिया सीज चाइना एज द रियल एनिमी इन नॉट पाकिस्तान। दी चाणक्य डायलॉग मेजर गौरव की वीडियो है जी। रीजनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। लाजमी इनको भी सपोर्ट करें, हमें भी सपोर्ट करें। मेरा नाम राणा मोहम्मद, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर, मलिक सकलान इकबाल। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट। पाकिस्तान ये समझता है कि भारत पाकिस्तान को खा जाएगा। ये आज से नहीं समझता। तीनों का नाम अरिहंत, अरिगात, अरिदवान, तीनों का मतलब वही है, डिस्ट्रॉयर ऑफ एनिमीज। क्या ना, मैनेज करने वाली बात है। पाकिस्तान को बीच बीच में 4 थप्पड़ लगाए, फिर चुप हो गया 6 महीने के लिए, फिर 2 लात मारी, इस टाइप का। पाकिस्तान एक कोई खतरा नहीं है भारत के लिए। पाकिस्तान एक इरिटेंट है। भारत का असली थ्रेट चाइना से है। दुश्मन भी भाई अपने स्टैंडर्ड का होना चाहिए। ऐसा नहीं कि गली मोहल्ले के किसी मुंह लग गए किसी के। नो नो नो। प्रेसिडेंट है सीरिया का, जिसके ऊपर $10 मिलियन का अवार्ड था यूएस का। ठीक है जी, आज वो यूएस का दोस्त बन गया। तो ईरान के ऊपर प्रेशर तुर्की से आएगा, उसके इजराइल से आएगा, आगे चल के उसके पास सीरिया से आएगा प्रेशर, यहां से पाकिस्तान के साथ प्रेशर आएगा। जिस समय प्रेशर आया, आप ये मान के चलना कि अगले 6 महीने में या 8 महीने में दे आर मेकिंग अ मूव फॉर तेहरान, कि आप इजराइल के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। उसने सबसे पहले यह बोला कि हबीबी, हमारा पहला दुश्मन हिजबुल्लाह है। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। दोस्तों, इसके पहले कि मैं वीडियो शुरू करूं, मैं कहना चाहता हूं कि ये द चाणक्य डायरीज है। नाउ वी आर रनिंग आउट। हमारे पास फ्यू 100 कॉपीज आर लेफ्ट एंड आपके पास करीब 4-5 दिन है। उसके बाद वी आर स्टॉपिंग इट बिकॉज वी आर नाउ वर्किंग ऑन एडिशन 3, और एटलीस्ट वी आर गोइंग टू स्टार्ट एंड ट्राई टू स्टार्ट वर्किंग ऑन द 3rd एडिशन ऑफ दिस मैगजीन। इसका लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर आपको ये मैगजीन खरीदनी है, आप ये मैगजीन खरीद सकते हैं। 31 मई के बाद ये मैगजीन अवेलेबल नहीं होगी। नाइट ऑफ 31 मई, whatever is left, then we'll simply distribute to certain places, schools and all that, जिसको भी इंटरेस्ट है, क्योंकि बहुत कम कॉपीज बाकी हैं, बहुत कम है। अराउंड 500-600 मस्ट बी लेफ्ट इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। तो अगर आपको ये कॉपीज चाहिए, इसकी एक कॉपी चाहिए अगर आपको द चाणक्य डायरीज की, तो आप इमीडिएटली ऑर्डर करिए। दिस इज द चाणक्य डायरीज। अब चलते हैं वीडियो की ओर। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की 2025 की एक थ्रेट असेसमेंट रिपोर्ट आई है, जिसने आंखें खोल दी। यहां पाकिस्तान खुशियां मना रहा है कि भाई भारत जो है हमारे लिए प्राइमरी थ्रेट है, हमारे लिए एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है। लेकिन भारत क्या सोचता है? भारत क्या सोचता है चाइना के बारे में? भारत क्या सोचता है पाकिस्तान के बारे में? जरा मैं आपको वो भी बता दूं। और 2-3 चीजें हुई है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और आज के वीडियो में आपको मजा आने वाला है, ये मेरी गारंटी है। लेट्स गो। दोस्तों, अगर आप यूएस डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसीज 225 की रिपोर्ट, यानी कि 2025 इस साल की रिपोर्ट देखें, वो क्या कहती है? पहली चीज, इंडिया एग्जिस्टेंशियल थ्रेट। पाकिस्तान ये समझता है कि भारत पाकिस्तान को खा जाएगा। ये आज से नहीं समझता। अगर यही चीज 2025 की जगह आप इसको काट के यहां पे 1947 लिख देते, ये तब भी पाकिस्तान यही समझ रहा था। पाकिस्तान की सोच 78 साल में बिल्कुल नहीं बदली। हिंदू खा जाएगा, इंडिया खा जाएगा, बस यही इनका गाना चलता रहता है। ये देखिए, पाक्स मास डिस्ट्रक्शन वेपन्स मेंशन्ड इन यूएस थ्रेट रिपोर्ट एंड चाइना लिंक। ये क्या कह रहा है? इंडिया इज प्रायोरिटाइजिंग बायलैटरल डिफेंस पार्टनरशिप्स इन द इंडियन ओशन रीजन टू काउंटर चाइनीज इन्फ्लुएंस एंड बूस्ट इट्स ग्लोबल लीडरशिप रोल। ये पहली बात आप समझ लीजिए, यानी कि भारत इंडियन ओशन रीजन में, IOR में, प्रायोरिटाइजिंग बायलैटरल डिफेंस पार्टनरशिप्स। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर भारत एक्स कंट्री को, फिलीपींस को ब्रह्मोस दे देता है ना, ब्रह्मोस दे दिया, किसी को आपने कुछ दे दिया, किसी को आपने आर्मेनिया को बोला कि ठीक है हम तुम्हें आकाश देते हैं, हम तुम्हें पिनाका देते हैं। ये पूरी नेबरहुड में, चाहे वो नॉट ओनली इंडियन ओशन रीजन, even the immediate neighborhood and beyond, India is supplying weapons, India is getting into defense deals, India is getting into bilateral partnership, क्योंकि आपको चाइना का इंफ्लुएंस काटना है। India almost certainly will continue promoting its Made in India initiative this year. यूनाइटेड स्टेट्स की डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी 2025 की रिपोर्ट यह कहती है कि आत्मनिर्भर भारत पे भारत का वैसे ही एक्सेलरेटर पे पैर रहेगा जैसे पहले था, उसमें कोई बदलाव नहीं है।
build its domestic defense industry, mitigate supply chain concerns, and modernize its military. India continued to modernize its military in 2024, conducting a test of nuclear-capable developmental Agni-1 Prime MRBM and the Agni-5 multiple independently targetable re-entry vehicle, while also commissioning its second nuclear-powered submarine to strengthen its nuclear triad and bolster its ability to deter adversaries. अब ये क्या है पूरी चीज? मैंने इतनी लंबी चौड़ी इंग्लिश पढ़ी, इसमें भाई स्टोरी सिंपल सी ये है कि मेक इन इंडिया यानी कि आत्मनिर्भर भारत, उस पर पूरा जोर रहेगा जैसे पहले रहा था, और भी भारत इस पर जोर देगा। दूसरी चीज, भारत अपनी डोमेस्टिक डिफेंस इंडस्ट्री को और बढ़ावा देगा। हम हर रोज आपको या हर हफ्ते में 2-3 बार तो कम से कम इतने 1000 करोड़ का ऑर्डर, इतने 1000 करोड़ का ऑर्डर, इतने 10,000 करोड़, 20,000 करोड़, ये जो भारत महीने में कई बार, हफ्ते में कई बार खबर आ जाती है, ये कहां जा रहा है पैसा? ये दोस्तों यूल बी सरप्राइज्ड, ये मेरे लिए बड़ा शॉकिंग था शुरू में, अब तो आदत पड़ गई है। ये सारा का सारा भारत के अंदर जा रहा है, सारा का सारा भारत के अंदर जा रहा है। और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने हजारों आइटम नेगेटिव लिस्ट में डाल दिए। नेगेटिव लिस्ट मतलब क्या होता है कि आप ये आइटम बाहर से खरीद ही नहीं सकते। एक जमाना था जब कोई भी चीज चाहिए चेक काटो, बाहर से मंगाओ, सरकार ने मना कर दिया। वही आइटम आप बाहर से मंगवा सकते हैं जो आपको उसका पैरेलल भारत में नहीं मिलता। आपको पहले प्रूव करना पड़ेगा कि साहब ये जो चीजें हैं ना, पहली बात तो नेगेटिव लिस्ट है। आई एम टॉकिंग अदरवाइज, मैं वैसे बात कर रहा हूं, नेगेटिव लिस्ट का सामान आ ही नहीं सकता अंदर। तो एक नेगेटिव लिस्ट डाल दी कि ये तो आइटम आप इंपोर्ट कर ही नहीं सकते। तो ये यहां पे मिटिगेट सप्लाई चेन कंसर्न्स। सप्लाई चेन का क्या कंसर्न है? अब एक हथियार के अंदर 1000 इसके पुर्जे होते हैं, 1000 हिस्से होते हैं। पता लगा जी कोई कहीं से आ रहा है, कोई कहीं से आ रहा है, कोई कहीं से। और लड़ाई के वक्त किस देश की क्या मंशा है, किस देश को क्या सोचना है, क्या सोच सकता है उस मामले में, क्या उसके डिप्लोमेटिक एम्स हैं। हो सकता है कि आपका दोस्त, आपका मित्र देश हो, आपका सपोर्टिव देश हो, लेकिन उसके और आपके एम्स ना मिल रहे हो। फिर अगर उसने एक पुर्जा रोक दिया तो आपकी लड़ाई तो खत्म वहां पे। सोर्स कोड की बात कर रहे हैं साहब, फ्रांस ने राफेल का नहीं दिया, मीडिया में खबरें आ रही हैं। आई विल नॉट कमेंट अपॉन दैट, आई शुड नॉट कमेंट अपॉन दैट, लेकिन मीडिया में ऐसी खबरें आई थी जो मैंने पढ़ी थी। अब India continued to modernize its military in 2024, conducting a test for the nuclear-capable developmental Agni-1 Prime MRBM, right? Medium-range ballistic missile और Agni-5 multiple entry targetable re-entry vehicle। ये क्या है? यानी कि एक मिसाइल जाती है हवा में और वहां पे अनेकों मिसाइल उसके अंदर से निकलती हैं, और वो अनेकों मिसाइल, जो एक मिसाइल के अंदर से वॉरहेड्स निकलते हैं, एक्चुअली नॉट मिसाइल बट द वॉरहेड, वो अलग अलग शहरों को बर्बाद कर सकते हैं। ये न्यूक्लियर केपेबल मामला है। तो इसने सबके कान खड़े कर दिए, चाहे अमेरिका हो चाहे चाइना। अच्छा, भारत के पास भी ये टेक्नोलॉजी आ गई है, यही मेंशन कर रहा है। और भारत का सेकंड न्यूक्लियर पार्ट सबमरीन टू स्ट्रेंथन इट्स न्यूक्लियर ट्रायड एंड बोल्स्टर इट्स एबिलिटी टू डिटर एडवर्सरीज। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, ऑल 3 न्यूक्लियर केपेबल आईएनएस अरिहंत, आईएनएस अरिघात, और जो तीसरा बन रहा है आईएनएस अरिधमान, तीनों। और दोस्तों इन तीनों की पता है क्या खूबसूरती है? मैंने देखा इसको इंटरनेट पे, मैंने पढ़ने की कोशिश करी तो मुझे पता लगा कि इन तीनों का नाम अरिहंत, अरिघात, अरिधमान, तीनों का मतलब वही है, डिस्ट्रॉयर ऑफ एनिमीज। अलग अलग रूप से, डिफरेंट परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस, बट द मीनिंग ऑफ अरिहंत इज डिस्ट्रॉयर ऑफ एनिमीज, मीनिंग ऑफ अरिघात इज डिस्ट्रॉयर ऑफ एनिमीज, एंड मीनिंग ऑफ अरिधमान इज डिस्ट्रॉयर ऑफ एनिमीज इन अ डिफरेंट कॉम्बिनेशन। अच्छा, पाकिस्तान रिगार्ड्स इंडिया एज एन एग्जिस्टेंशियल थ्रेट। ये तो हम बात कर ही चुके हैं कि पाकिस्तान भारत को एग्जिस्टेंशियल थ्रेट समझता है कि मार देगा, खा जाएगा। वहां पे 100 करोड़, 125 करोड़ हिंदू हैं, खा जाएंगे हमें। ये पाकिस्तानी माइंडसेट है, ये रिपोर्ट बताता है। और will continue to pursue its military modernization effort, including the development of battlefield nuclear weapons to offset India's conventional military advantage। भारत की जो मिलिट्री है उससे कहीं ज्यादा बड़ी है, कहीं ज्यादा बेहतर है, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए पाकिस्तान पूरी कोशिश करेगा कि भाई हम लोग न्यूक्लियर वेपन्स और बिल्डअप करें। अब ये खूबसूरती देखिए साहब, यहां पे पाकिस्तान अपना कितना भी भोंपू बजाए, छुट्टी मनवा ले हर साल अपनी, वो जीत गए जी, जीत गए। आसिम मुनीर जनरली फील्ड मार्शल, सारे के सारे इनके बिके टिके लिफाफा जर्नलिस्ट, टीवी एंकर सब एक ही भोंपू बजा रहे हैं, एक ही गाना गा रहे हैं। लेकिन दोस्तों बात यह है, पाकिस्तान रिगार्ड्स इंडिया एज एग्जिस्टेंशियल थ्रेट। ये हम यहां पे कवर कर चुके हैं दोस्तों, ये देखिए एग्जिस्टेंशियल थ्रेट। बट इंडिया कंसिडर्स चाइना इट्स प्राइमरी एडवर्सरी। आप ये देखिए ना, पाकिस्तान कहता है कि जो भी कुछ है दुश्मनी में वो भारत है, भारत कहता है नहीं, एंसिलरी सिक्योरिटी प्रॉब्लम।
यानी कि पाकिस्तान को कहता है कि छोटा मोटा, जैसे कि कहीं हाथ में वो फांस सी लग जाती है ना, मतलब इरिटेट करती है वो, पर इसका मतलब भी नहीं कि हाथ, हाँ ठीक है वो हल्का सा दुखता है, हल्का सा इरिटेशन होता है, उसको पेन भी नहीं कह सकते, यू कांट इवन कॉल इट पेन, इट्स जस्ट अ इरिटेशन, इट्स जस्ट एन इट्स अ माइल्ड हेडेक which does not stop you from functioning. It's a mild irritant. It's like that. तो ये कहता है कि an ancillary security problem, but primary adversary China है. ये यूएस डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी की 2025 की रिपोर्ट कहती है. The report forecasts that Prime Minister Narendra Modi's defense priority will probably focus on demonstrating global leadership. देखिए साहब, global leadership, countering China and enhancing New Delhi's military power. India views China as its primary adversary. भाई ये देखिए, एंड पाकिस्तान मोर ऑफ एन एंसिलरी सिक्योरिटी प्रॉब्लम टू बी मैनेज्ड. ठीक है, इनको मैनेज कर देंगे डिस्पाइट क्रॉस बॉर्डर अटैक्स इन मिड में बाय बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान मिलिट्रीज. क्या ना, मैनेज करने वाली बात है. पाकिस्तान को बीच बीच में 4 थप्पड़ लगाए, फिर चुप हो गया 6 महीने के लिए, फिर 2 लात मारी, इस टाइप का. पाकिस्तान थ्रेट नहीं है, पाकिस्तान एक कोई खतरा नहीं है भारत के लिए. पाकिस्तान एक इरिटेंट है, जिसको कहते हैं कि कभी कभी कोई चीज ऐसी होती है जिसको देख के खींच सी आती है, और दैट इज व्हाट इट इज. इट्स नॉट अ डेंजर. भारत का असली थ्रेट चाइना से है, एंड आई एम वेरी हैप्पी टू रीड दिस रिपोर्ट. ठीक है, दुश्मन भी भाई अपने स्टैंडर्ड का होना चाहिए. ऐसा नहीं कि गली मोहल्ले के किसी के मुंह लग गए किसी के. नो नो नो, दुश्मन स्टैंडर्ड का होना चाहिए. एंड थैंक गॉड हमने एक दुश्मन लिया है बढ़िया स्टैंडर्ड का. पाकिस्तान इज हिस्ट्री. अब दोस्तों, ये जो फोटोग्राफ है ये पुरानी है, और यहां पे मैंने डेट लिखी है दिसंबर 2024. अब आप ये बोलेंगे मेजर साहब आप 2024 की फोटोग्राफ क्यों दिखा रहे हैं? ये जो बंदा है ना, दिस मैन, जो गाड़ी चला रहा है ना, एक जमाने में ये वही था जिसके ऊपर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने इसके सर पे $10 मिलियन का अवार्ड रखा था, और ये अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन था. मारो मारो इसको किसी भी तरीके से, जिंदा या मुर्दा, डेड और अलाइव. $10 मिलियन. आज की तारीख में ये बंदा सीरिया का प्रेसिडेंट है, और इसके आते ही, इसके प्रेसिडेंट बनते ही सबसे पहले अमेरिका ने क्या करा कि सारे के सारे सीरिया से सैंक्शंस हटाना शुरू कर दिया. दैट थिंग स्टार्टेड. सीरिया पे सैंक्शंस लगे थे, अब सैंक्शंस हट रहे हैं. अब मैं आपको ना अगली स्लाइड में, पहले मैं आपको पास्ट बता दूं कि चक्कर क्या हुआ है, तब आपको पता लगेगा मैं बोल क्या रहा हूं और हो क्या रहा है. डायरेक्टली जो दिसंबर 2024 की इवेंट्स हैं वो आज से डायरेक्ट टुडे दे आर इंपैक्टिंग टुडे, और मैं आपको प्रूव करके दिखाऊंगा. ये मेरा पुराना वीडियो आप जाके देख सकते हैं, आपको पता लग जाएगा कि मैंने उस समय क्या बोला था. अब वो बातें सही हो रही हैं, और आप देख लेना 2025 में, 2026 में ये बात पूरी सही हो जाएगी, मेरे तब की भविष्यवाणी. एंड इट इज ऑन रिकॉर्ड, पड़ा हुआ है वीडियो लाइब्रेरी में, आप देख लेना खुद जाके. देखो, a Turkish diplomatic delegation arrived in the Syrian capital Damascus today, Thursday, December 12th. ये ध्यान रखना भाई, ये मैंने दिसंबर बोला है, ये थर्सडे दिसंबर 12. 13 साल में पहली बार, और बशार अल असद की रेजिम आउस्ट हो गई, खत्म हो गई. अब ये देखिए सब, a correspondent for Enab Baladi in Damascus reported that a delegation accompanied by Turkish officials arrived in the city. ये यहां पे बैठ, ये तो खैर रिफ्लेक्शन है क्योंकि कार का शीशा है, ये रिफ्लेक्शन है. इसके बगल में यहां पे एक बंदा बैठा हुआ है. ठीक है, वो बंदा कौन है? सबसे बड़ी बात, हु इज दैट पर्सन? ये जो इसके बगल में बैठा हुआ है, इसका नाम है इब्राहिम कालीन. इब्राहिम कालीन कौन है? हेड ऑफ द इंटेलिजेंस एजेंसी, टर्किश इंटेलिजेंस एजेंसी का हेड. यानी कि जैसे भारत में रॉ है, इजराइल में मोसाद है, आपके अमेरिका में CIA है, उसी प्रकार से जो टर्किश इंटेलिजेंस एजेंसी है उसका हेड आया, और उसका पर्सनल ड्राइवर बना अहमद अल शरा. ये जो उसका ड्राइवर बना है, आज सीरिया का प्रेसिडेंट है, ये राष्ट्रपति है सीरिया का. ये जाके लोगों से मिल रहा है, ये हेलो बोल रहा है लोगों को, और इसको रिकॉग्नाइज किया जा रहा है, और सीरिया से पूरे के पूरे जिसको कहते हैं सैंक्शंस हटाए जा रहे हैं, सीरिया के साथ रिलेशनशिप अच्छे करे जा रहे हैं. इसके पीछे कारण है दोस्तों, और यही कारण मैं बता रहा हूं. पूरे आलम इस्लाम में, इन ऑल द मुस्लिम कंट्रीज, एक स्ट्रीट में एक फीलिंग है कि भाई साहब ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि किसी तरीके से इजराइल को रिकॉग्नाइज, क्योंकि इजराइल का भूत दिमाग में है ना, इजराइल का भूत दिमाग में कि कहीं ना कहीं कोई गेम हो रहा है हमारे साथ, कि इजराइल को, मैं आपको बताता हूं इसमें इजराइल वाला क्या फैक्टर है, ये भी मैं आपको बता देता हूं. टर्किश डेलीगेशन मीट्स विद अहमद अल शरा. ये देखिए हमने यहां से लिया है, ठीक है,
और इसका नाम है इनाब बलाडी। ये अरबिक में इनाब बलाडी लिखा हुआ है, ये इनाब बलाडी। तो मैंने आपको सोर्स भी बता दिया कि मैंने ये देखिए साहब, ये फोटोग्राफ मैंने कहां से ली है और ये हेडलाइन कहां से ली है। डेलीगेशन ट्रेवल्ड इन अ व्हीकल ड्रिवन बाय द लीडर ऑफ द जनरल कमांड अहमद अल शरा, जिसको अल जोलानी भी कहते हैं, इन अ कॉन्वॉय दैट इंक्लूडेड सेवरल कार्स एंड अकम्पनीड फ्रॉम बोथ साइड्स। अब देखो, ये टर्किश इंटेलिजेंस के चीफ के साथ बंदा बैठता है, राइट। अब दोस्तों अचानक ये देखिए साहब, मई 25, ठीक है, मई 25 में, यानी कि यस्टरडे, आज 26 मई है, कल भाई ये अहमद अल शरा मिलता है एर्दोगान से, और कल ही शहबाज शरीफ मिलता है एर्दोगान से। एर्दोगान, सीरिया शरा होल्ड टॉक्स इन इस्तांबुल, और तुर्कीज एर्दोगान मीट्स पाकिस्तान पीएम इन इस्तांबुल वीक्स आफ्टर इंडिया कॉन्फ्लिक्ट। दोनों मिलते हैं। और यही अहमद अल शरा जब ट्रंप आया था मिडिल ईस्ट, ये भाई ट्रंप से भी मिला था। ये गेम क्या चल रहा है पाकिस्तानियों? यहूद और हनूद की साजिश। आज मैं आपको बता देता हूं यहूद और हनूद की साजिश क्या है। ये मैप है दोस्तों, ये देखिए साहब। एक्चुअली ये बात मैं पहले भी बता चुका हूं, मैं फिर से बताता हूं। यह है तेहरान। आप नोट करना 2-3 बातें। यह है तेहरान, राइट। ये दोनों की मीटिंग ये क्यों है? ये तुर्की को क्या दे सकते हैं? पाकिस्तान के पास कुछ है नहीं, पाकिस्तान मांगने ही जाएगा, कुछ दे नहीं सकता। ये आप भली भांति परिचित हैं इस चीज से। और अहमद अल शरा यानी कि उर्फ जोलानी के पास भी कुछ नहीं है। इसका देश ध्वस्त हो चुका है, इसके पास कुछ नहीं है देने के लिए। तो एक गए क्यों मिलने के लिए? दोस्तों मैं आपको आज बता रहा हूं, ये मैं पहले भी बता चुका हूं और यही बात मैं रिपीट करता रहूंगा जिस दिन तक ये काम या फिर ये कांड होता नहीं है। देखो, ये इजराइल है यहां पे, ठीक है, दिस इज इजराइल। अब ये जो सीरिया है, ये अहमद अल शरा का इलाका है, ये सीरिया। अगर आप इसको देखेंगे, ये सीरिया, इसका एक बॉर्डर तुर्की के साथ है, ठीक है, इसका ये बॉर्डर इराक के साथ है। ऑलराइट, देख रहे हैं आप? और यहां से है ईरान। ये आप देख लेना। जब इससे पूछा गया अहमद अल शरा से कि आप इजराइल के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, उसने सबसे पहले यह बोला कि हबीबी, हमारा पहला दुश्मन हिजबुल्लाह है, हमारा पहला दुश्मन इजराइल नहीं है। यानी कि अगर आप इसको देखेंगे खास तौर से यहां पे, कि सीरिया से अब हथियार लेबनान नहीं जा सकते, हिजबुल्लाह का सफाया हो गया। हमास को मार मार के दुम्बा बना दिया आईडीएफ ने। इतने बॉम्ब गिराए कि जब आप गाजा की फोटो देखें तो आपको ऐसा लगता है कि कूड़ादान है वहां पे। शहर कभी था यहां पे? वहां पे मक्खी नहीं जिंदा रह सकती, बंदे क्या कर रहे हैं? ऐसा कर दिया इजराइल ने। ये हुआ कैसे? सीरिया को सबसे, ये सारे के सारे वेपन यहां से आते थे दोस्तों। अब मैं आपको दोबारा बता देता हूं, ये जो पाकिस्तान गेम खेल रहा है ना, मैं आपको बताता हूं। आप ये मान लो, तेहरान से मान लो, वेपन कहीं से भी आ सकते हैं, ईरान से। मैं तो तेहरान इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आप सबने तेहरान का नाम सुना है। तेहरान यहां से आए सीधा सीरिया और यहां से खट। अब यहां पे खट नहीं हो सकता क्योंकि ये बंद हो गया। और इसकी गारंटी कौन दे रहा है कि यहां से हथियार नहीं आ सकते? इसकी गारंटी ये बंदा दे रहा है जिसका नाम है अहमद अल शरा, जो कि प्रेसिडेंट है सीरिया का, जिसके ऊपर $10 मिलियन का अवार्ड था यूएस का। ठीक है जी, आज वो यूएस का दोस्त बन गया। कोई बात नहीं, जियोपॉलिटिक्स में ऐसे होता रहता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब मैं आपको बताता हूं, इनको जो पैसे दिए जा रहे हैं अमेरिका से, शहबाज शरीफ को, आसिम मुनीर को, ये सारे के सारे जो पैसे दिए जा रहे हैं, 400 मिलियन ले लो F-16 के लिए, ये लड़कियों को पढ़ाने के लिए ना, गर्ल्स एजुकेशन के फंड के लिए, ट्रांसजेंडर राइट्स के लिए, गे राइट्स के लिए, और पोलियो के कतरों के लिए, पोलियो ड्रॉप्स के लिए, फलाना ढिमका, ये सारे के सारे पैसे क्यों दिए जा रहे हैं? आप ये देखना, सारे पैसे सिर्फ इस इलाके के लिए दिए जा रहे हैं, ओनली फॉर दिस एरिया। इस सारी जो मदद हो रही है पाकिस्तान की दोस्तों इस वक्त, राइट, उसका ये जो इलाका है, ये और ऊपर तक चला जाता है ये, ठीक है ना। ये दिस इज द ड्यूरेंट लाइन। मैं इसकी बात अभी नहीं करूंगा ड्यूरेंट लाइन की, बिकॉज ये स्लाइड किसी और चीज के साथ डील कर रही है। मैं ड्यूरेंट लाइन में पड़ जाऊंगा, मामला फिर फीका पड़ जाएगा। आप समझ लो ये वाला बॉर्डर है, ये इलाका बलूचिस्तान है, ये सिस्तान बलूचिस्तान है, ठीक है। व्हेन दीज गाइज मेक अ मूव फॉर ईरान, जब ये लोग कोशिश करेंगे ईरान में तख्ता पलट करने के लिए, तब ये और इसका फील्ड मार्शल ईरान की पीठ में खंजर डाल देंगे।
नोट कर लो, ये वीडियो सेव कर लो, मेजर ने बोला था ये होने वाला है। पाकिस्तान विल बिट्रे ईरान। पाकिस्तान दगाबाजी करेगा, धोखेबाजी करेगा, गद्दारी करेगा ईरान के साथ। और ये सारा का सारा जो चूरन बेचते हैं, इस्लामी मुल्क है, इस्लामी बिरादर मुल्क है, उम्मा है, फलाना ढिमका, ये सारी की सारी बातें फ्रॉड हैं, ये सारी की सारी बातें झूठी हैं। पाकिस्तान पूरा का पूरा अमेरिकी इशारों पर काम कर रहा है। और आज की पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट और मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट पाकिस्तान की, इन्होंने इतने पैसे पकड़ लिए हैं, इन्होंने इतने ज्यादा पैसे पकड़ लिए हैं अमेरिका से कि अब ये मना नहीं कर सकते। अगर अमेरिका बोलता है आप कुछ मत करो, मैं आपको एक और बात बताता हूं, आपको देखिए जियोपॉलिटिक्स क्या होती है। आपकी लाइन ऑफ कंट्रोल पे पाकिस्तान के साथ ठाठा चल रही है, अब थोड़े समय के बाद अमेरिका से प्रेशर आएगा कि लाइन ऑफ कंट्रोल को ठंडा करो। मैं आपको बता रहा हूं। और जिस दिन अमेरिका से प्रेशर आया लाइन ऑफ कंट्रोल को ठंडा करो, जिस समय प्रेशर आया, आप ये मान के चलना कि अगले 6 महीने में या 8 महीने में दे आर मेकिंग अ मूव फॉर तेहरान। ये क्या करेंगे, लाइन ऑफ कंट्रोल से और इंटरनेशनल बॉर्डर से बोलेंगे कि थोड़ा कूल डाउन करो। दिल्ली के ऊपर बहुत प्रेशर आएगा, बहुत ज्यादा प्रेशर आएगा, इतना ज्यादा प्रेशर आएगा कि मैं क्या ही बताऊं आपको। ठीक है, फिर क्या होगा कि बॉर्डर से फौजें हटेंगी और पाकिस्तानी फौजें यहां पे आ जाएंगी, ईरान के बॉर्डर पे, और यहां पे यानी कि सिस्तान बलूचिस्तान के इलाके में, और यहां से फिर पाकिस्तानी फौजें चाहे इनकी एयरफील्ड से, क्वेटा से, कहीं और से इनकी एयरफील्ड से टेक ऑफ करेंगे इनके जहाज, एंड दे विल कंडक्ट बॉम्बिंग इनसाइड ईरान, दे विल मिलिटरीली प्रेशराइज ईरान। ठीक है जी, या देखिए इनका प्रॉपर जो समुद्री रास्ता है, ये सब जितना भी है यहां पे, पाकिस्तानी नेवी, पाकिस्तानी एयरफोर्स, पाकिस्तानी आर्मी विल टुगेदर स्टार्ट प्रेशराइजिंग ईरान। मैं ये नहीं कह रहा, ध्यान रखिएगा, मैं ये नहीं कह रहा कि ईरान पाकिस्तान के साथ जंग करेगा या पाकिस्तान ईरान के साथ जंग करेगा, मैं वो नहीं कह रहा। मैं आपको सिर्फ ये कह रहा हूं कि जब ईरान को मदद चाहिए होगी और मुस्लिम देश होने के नाते ईरान मदद की भीख मांगेगा पाकिस्तान से, तो पाकिस्तान ऐसे काम करेगा कि ईरान को ज्यादा नुकसान हो, फायदा कम हो। और अगर 2-4 जगह बम गिराना हो तो कोई नई बात नहीं है, पिछले ही साल इसने बम गिराए थे ईरान के अंदर। ठीक है ना, म्यूचुअली उसने भी गिराया इनके यहां, इन्होंने भी गिराया उनके यहां। ये हुआ है, स्ट्राइक्स हुई हैं, ड्रोन स्ट्राइक्स, बैलिस्टिक मिसाइल स्ट्राइक्स, एयर स्ट्राइक्स, ये सारा का सारा ड्रामा हुआ है। तो डोंट बी सरप्राइज्ड, ये पूरा गेम चल रहा है। ठीक है, और इस सबको ट्रंप का आशीर्वाद है। ये बंदा जिसको कह रहे थे कि $10 मिलियन दे दो, डेड और अलाइव, अमेरिका विल पे $10 मिलियन, ये जाके ट्रंप के साथ खड़ा होकर ट्रंप के साथ हाथ मिला रहा है। ये गेम है बॉस, और सारा का सारा जो गेम है ये पाकिस्तान की, ये देखिए साहब, ये बीच में ये आपका ईरान है, इधर इसके पाकिस्तान है, इधर सीरिया है। ठीक है, और इसका सबसे बड़ा सपोर्टर कौन है? सीरिया का। इस बंदे का जिसको कहते हैं कि स्पॉन्सर कौन है, आईपीएल में देखे ना, स्पॉन्सर टाटा लिखा हुआ है, और पेप्सी या जो भी कोक शोक जो भी होता है मुझे नहीं पता, स्पॉन्सर होते हैं ना, इसका स्पॉन्सर ये है अर्दोगान। अर्दोगान इज हिज बिगेस्ट स्पॉन्सर। तो जब ईरान के ऊपर प्रेशर आएगा तो ईरान के ऊपर प्रेशर तुर्की से आएगा, उसके इजराइल से आएगा, आगे चल के उसके पास सीरिया से आएगा प्रेशर, यहां से पाकिस्तान के साथ प्रेशर आएगा। ईरान विल बी लेफ्ट ऑल अलोन। यहां पे दोस्तों बांग्लादेश बहुत उछल रहा था, हम बांग्लादेश की ओर चलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हो रही हैं बांग्लादेश में, बहुत ज्यादा बांग्लादेश उछल रहा था। इंडिया सेंड्स $1 बिलियन मैसेज टू बांग्लादेश। Recent action and statements from Bangladesh, including a retired official's call, आपको पता ही है, वो रिटायर्ड मेजर जनरल पता नहीं क्या सोच के उसने फेसबुक पे लिख दिया कि वी शुड टेक ओवर द नॉर्थ ईस्ट, वी शुड टेक ओवर द नॉर्थ ईस्ट, चाइना से बात करनी चाहिए। बैठा बैठा बड़बड़ा रहा होगा, लिख दिया उसने। रिपरकशन ये हुआ है कि भाई पीएम नरेंद्र मोदी at the Rising Northeast Investor Summit said the Northeast will become a strong bridge and gateway for the ASEAN trade. Mukesh Ambani announced Reliance Industries will invest 45,000 crore more in the Northeast. Adani Group pledges 1 lakh crore investment. Assam and broader Northeast over the next decade. Vedanta announces 80,000 crores. ठीक है, तो आप ये लगा लो टोटल, अगर आप इसको देखोगे तो इट इज मोर देन 2 लाख करोड़। ये 2.25 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट नॉर्थ ईस्ट में अनाउंस हो गया है, और ये हो भी जाएगा। ये देखिए दोस्तों, ये जो स्टार है ना, दिस इज लालमोनेरहाट, ये जो यहां पे है स्ट्रेटेजिक एयरबेस नियर द सिलीगुड़ी कॉरिडोर। तो दोस्तों ये जो है लालमोनेरहाट, इट इज 20 किलोमीटर फ्रॉम द बॉर्डर एंड अबाउट 120-125 किलोमीटर फ्रॉम द चिकन नेक, जिसको हम सिलीगुड़ी कॉरिडोर भी बोलते हैं। तो ये बांग्लादेश, इट्स लाइक ट्राइंग टू
ये बेसिकली बाप ढूंढ रहा है। मैं आपको आसान शब्दों में, मैं क्यों इसको ज्यादा जियोपॉलिटिकल स्ट्रेटजी में जा रहा हूं, ये बेसिकली बाप ढूंढ रहा है। इसके एक बाप ने हाथ हटा लिए, बाप ढूंढ रहा है। तो इसलिए ये सब करने की कोशिश की, जैसे कोई मेजर जनरल से बुलवा दिया कि यार चाइना को एक आइडिया दे दो, चलो फेसबुक पे डालो, इसको हम वायरल कर देंगे इंफॉर्मेशन वॉरफेयर करके कि तुम आके ये ले लो। चाइना क्यों करेगा? चाइना क्यों करेगा? वाई विल चाइना डू इट? वाई विल चाइना डू इट? ये सब बांग्लादेशियों के दिमाग की खुराफात है, जिसकी वजह से ये सारा का सारा वहां पे इन्वेस्टमेंट हो रहा है। और वहां पे दोस्तों शेख हसीना, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर बांग्लादेश, जो कि 5 अगस्त लास्ट ईयर उनका तख्ता पलट हो गया था और वो भाग के फिर इंडिया आ गई। तब से आई डोंट नो वेयर शी इज, पीपल से शी इज इन इंडिया, पीपल से शी इज इन यूरोप, आई डोंट नो। एनीवे, शेख हसीना कहती कि यूनिस सेलिंग बांग्लादेश, मिलिटेंट लीडर बोला है उसको, यूनिस सेलिंग ऑफ बांग्लादेश टू द यूएस। ये शेख हसीना का कहना है। शेख हसीना का बहुत पहले एक दावा भी था दोस्तों, मैप के द्वारा मैं आपको बता, ये जो सेंट मार्टिन आइलैंड है, शेख हसीना ने बोला था, उनके तख्ता पलट होने से पहले बोला था, गोरा आदमी आया था मेरे पास, मैंने स्टोरी सुनाई है ना आपको, एक गोरा आदमी आया था मेरे पास और गोरे आदमी ने बोला कि ये जो सेंट मार्टिन आइलैंड है ये आप हमें दे दो, यहां पे हमें बेस बनाना है, अगर आपने सेंट मार्टिन आइलैंड हमें दे दिया तो फिर आपका तख्ता जो है, आपका प्राइम मिनिस्टर होना सुरक्षित है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आप आराम से बैठ के राज करो, आप सिर्फ सेंट मार्टिन आइलैंड हमें दे दो। इसने बोल दिया एब्सोल्युटली नॉट, वही जो इमरान खान ने बोला था एब्सोल्युटली नॉट। उस बेचारे का भी तख्ता गया, इस बेचारे की भी कुर्सी गई। अमेरिका ने दोनों जगह कर दिया रेजिम चेंज, ठीक है। अब when America wanted Saint Martin Island, my father did not agree. He had to give his life, and that was my destiny because I never had the thought of selling the country to stay in power. Sheikh Hasina said. यही चीज है, और ये आज से नहीं चल रही। अकॉर्डिंग टू शेख हसीना, शेख मुजीबुर रहमान के टाइम से मामला चल रहा है। शेख मुजीबुर रहमान को आई थिंक 74, 75, 76, मिड 70s में, कभी मुझे एग्जैक्ट डेट और ईयर याद नहीं है, मिड 70s में उसी की फौज ने, बांग्लादेश आर्मी ने फादर ऑफ द नेशन की हत्या कर दी थी। जो बांग्लादेश का फादर ऑफ द नेशन है उसकी हत्या कर दी, उसका मर्डर कर दिया था, असैसिनेट कर दिया था उसको। He has seized power with the help of terrorists, even those who are banned in various international arenas from whom we protected the people of Bangladesh. Now prisons are empty. They released everyone. Now Bangladesh is the reign of those militants. हसीना एडेड। तो दोस्तों ये पूरा का पूरा जियो पॉलिटिक्स में आप देख रहे हैं किस तरीके से अहमद अल शरा मिल रहा है, शहबाज शरीफ मिल रहा है एर्दोगान से। तुर्की में एक तरफ ये गेम चल रहा है, दूसरी तरफ बांग्लादेश के अंदर जो पावर स्ट्रगल चल रहा है पॉलिटिक्स। और एक बात ध्यान रखना, ये हमें भी इंपैक्ट करेगी। आप मान के चलना, जो तुर्की गेम खेल रहा है ना, खेले। आई हैव नो लव लॉस्ट फॉर द रेजिम इन ईरान, एब्सोल्युटली नो लव लॉस्ट, राइट, यू नो दैट वेरी वेल। बट जो ये गेम है, इसका स्पिल ओवर वाइडर एशियन ज्योग्राफी पे होने वाला है। ये होगा पक्का, क्योंकि इसमें सब इन्वॉल्व होंगे, सब इन्वॉल्व। एक तो वो हैं जिनके लीडर्स बिक चुके हैं, जैसे सीरिया के और पाकिस्तान के बिक चुके हैं, दे विल डू द मास्टर्स बिडिंग। और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो कि चाहेंगे इसको ब्रॉडर वे में इन्फ्लुएंस करना। अब आप देखिए, इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। और 2025 में मेरी एक और भविष्यवाणी आप याद रखिएगा, सेव करिए इस वीडियो को, 2025 में दे विल मेक अ मूव फॉर तेहरान। ये सक्सेसफुल होंगे, ये फेल होंगे, मुझे नहीं पता, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, हो सकता है फेल ही हो जाए, लेकिन दे विल मेक अ मूव, दे विल समहाउ मेक अ मूव फॉर तेहरान। आई एम टॉकिंग अबाउट रेजिम चेंज इन तेहरान, मैं उसकी बात कर रहा हूं। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। अगर पसंद आए तो उस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जी, सबसे पहले तो इस टॉपिक के ऊपर बात कर लेते हैं कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बारे में बात की गई है कि भाई हिंदुस्तान जो है वो इस लेवल पर वाकई पहुंच चुका है कि वो पाकिस्तान को अब अपना दुश्मन नहीं मानते। वो समझते हैं कि दुश्मन जो है वो लेवल और स्टैंडर्ड का होना चाहिए, और पाकिस्तान जो है वो ना तो लेवल का है और ना ही स्टैंडर्ड का है। क्योंकि अब जिस तरह से हिंदुस्तान ने तरक्की की है, हिंदुस्तान चौथी बड़ी इकानमी बना है, और पाकिस्तान जो है आप लोगों को पता ही है कि कितना सारा लोन देना है IMF का। तो इसलिए अब हिंदुस्तान यही समझता है कि भाई पाकिस्तान एक ऐसा देश है जिससे हमें कोई थ्रेट नहीं है। हिंदुस्तान अगर किसी भी कंट्री को अपने लिए थ्रेट मानता है तो वो चाइना को मानता है, क्योंकि चाइना एक वाकई पावरफुल कंट्री है। और यहाँ पे पिछले दिनों में एक भविष्यवाणी की जा रही थी, वो ये थी जी कि अगर पाकिस्तान का और हिंदुस्तान का युद्ध होता है तो उसमें चाइना जो है वो एंट्री कर सकता है, चाइना जो है पूरी तरह से पाकिस्तान का साथ देगा।
और ये तो इतिहास उठाकर देख लीजिए कि पिछले जो 4 युद्ध हुए हैं, तारीख में बड़े युद्ध जो हुए हैं वो 4 हैं। और पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान जिस तरह से इख्तलाफात बढ़े, जिस तरह से वो युद्ध जिस लेवल तक गए हैं, क्या उस में किसी भी तरह से चाइना की कोई एंट्री हुई है? चाइना ने अगर एंट्री की है, चाइना ने अगर साथ दिया है, तो क्या साथ दिया है? चाइना क्या करेगा? पैसे दे देगा, वेपन्स दे देगा। डायरेक्ट वो कभी भी एंट्री पाकिस्तान के साथ मिलकर नहीं कर सकता, या अपनी फोर्सेस के जरिए वो मदद नहीं करेगा। 71 में जो चीजें हुई हैं वो भी आप लोगों के सामने है। चाइना ने कितना साथ दिया है वो भी सारी दुनिया को पता है कि चाइना कितना सपोर्ट करता है पाकिस्तान को। चाइना सपोर्ट सिर्फ इतनी ही करेगा, आने वाले टाइम में भी वो पैसे दे देगा या फिर वेपन्स दे देगा, बस। और क्या इसके सपोर्ट अलावा चाहिए? इसके अलावा वो नहीं नहीं जिस और तरह से सपोर्ट क्या चाहिए जिस तरह वैसे? से पाकिस्तानियों का एक कह पैसे ले दे देगा, हथियार दे देगा। होता है ना, नहीं तो पैसे और नहीं देगा। वेपन्स के अलावा जो चुम्मा का होती है ना चुम्मा भी चीजें, वो होती हैं फोर्सेस के। चाइना जो है वो डायरेक्ट आकर पाकिस्तान के साथ खड़ा हो जाए और हर तरह से मदद करने के लिए तैयार हो जाए, तो ये चीज नहीं हो सकती, ये मुमकिन नहीं है। और बड़ी उसके लेवल पे जब जंग होगी ना मेरा भाई, हम्म, उस वक्त चाइना पाकिस्तान के साथ ही होगा, ये इंडिया को भी पता है। इसीलिए तो इंडिया समझता है ना कि चाइना सबसे बड़ा जो है वो थ्रेट है हमारे लिए, हाँ टू आर क्योंकि टू पाकिस्तान के साथ जंग करेंगे तो वो इतना मतलब वो तगड़ा मुकाबला नहीं होगा। अगर चाइना बीच में आ जाता है, चाइना के साथ हो जाती है, तो फिर चाइना जो है वो ज्यादा थ्रेट होगा। 2 आर के लिए है तो इंडिया रेडी और मजीद तैयारी भी कर रहा है, ये बात सही है। लेकिन काफी सारे ऐसे तजिया निगार मैंने हिंदुस्तान के सुने हैं जो ये बात कर रहे हैं, कहते हैं कि भाई चाइना ने 71 में कितना साथ दिया है, उसके बाद 48 में कितना साथ दिया है, 65 में नहीं नहीं, कितना साथ दिया है। वो दौर और था, लेकिन ये ज्यादा जो है उसके बाद हुआ है, जब से सी पैक शुरू हुआ है। हम्म, तो उसके बाद का तजिया और होता है भाई। पहले जियो पॉलिटिक्स है ना, हम्म। ये चेंज होते रहते हैं। अभी देख ले सीरिया जो है कि अमेरिका जो है जिसको दुश्मन समझता आज उसको साथ मिलाया हुआ है, ये जियो बिल्कुल पॉलिटिक्स है। 2025 में बहुत सारी चेंजिंग आई है और मजीद 26-27 में मजीद और चेंजिंग आने वाली है। अभी जिस तरह से यूएसए प्लान कर रहा है, यूएसए ने प्लान जो किए हैं वो सारे के सारे जो जाल बुने हैं, सीरिया के साथ जो फ्रेंडशिप हुआ है, उसके बाद तुर्की के साथ जो क्लोजअप हुआ है, वो सारे का सारा इस वजह से हुआ है। ईरान को टैकल करना चाहता है यूएसए। यूएसए ने ये सारा जाल बुना है सिर्फ और सिर्फ ईरान के लिए। ईरान को घेरा तो वो डालना शुरू कर दिया अब यूएसए ने। अब 2025 में हो सकता है या 26 में हो सकता है, 2025 के एंड में भी हो सकता है, लेकिन हो सकता है 26 में हो। लेकिन होना जरूर है, तेहरान में एंट्री एक दफा यूएसए जो है वो करने वाला है। और उसके बाद जिन जिन देशों को वो इस्तेमाल करेगा भाई, उन देशों को उसने पैसा खिलाना शुरू कर दिया। जाहिर सी बात है, जिसको पैसा खिलाया हो फिर वो इनकार भी नहीं कर सकता, उसी उसकी मजबूरी होती है बातें मानना। अब जिस तरह से सीरिया के जो प्रेसिडेंट हैं, जिनके साथ इतना क्लोज अगर वो हुए हैं, तो वो इस वजह से हुए हैं कि भाई कह लें कि पहले तो वो दुश्मन थे, मिलियन बिलियन डॉलर उनके ऊपर थे कि उनकी हत्या करने पर, लेकिन अब मिलियन बिलियन डॉलर उनको दिए गए हैं इनामात के तौर पर, क्योंकि वो साथ दे रहे हैं पूरी तरह से यूएसए का। हिजबुल्लाह को वो अपना दुश्मन मानते हैं। तो यूएसए की जो सारी पॉलिसीज हैं अभी तक तो वो कामयाब होती हुई नजर आ रही हैं। और जिस तरह से वो सारे का सारा प्लान उसने किया हुआ है, वो साफ नजर आ रहा है कि वो चाहता क्या है। और अपनी विश पूरी करने के लिए जो जाल उसने बुना है तो बड़ा स्ट्रांग। अब इसका परिणाम क्या निकलता है वो तो आने वाले टाइम में पता चलेगा। ले जी एक और सिचुएशन। और बहरहाल ये चीज़ें जो हैं तकरीबन मेरे ख्याल में दूसरे चैनल पे वीडियो होगी, तो वो चैनल तो ऑलरेडी जो है वो ब्लॉक हो चुका है, लेकिन ये है कि उस पे भी बात हुई थी और उस पे भी मेरे ख्याल में लोक सर की भी वीडियो थी और इनकी भी वीडियो थी मेरे ख्याल में। हम्म। और जिस पे मैंने खबर भी सुनी थी कि ये मुआहदे जो हैं वो होने जा रहे हैं और ईरान के ऊपर जो है वो पाकिस्तान हमला करेगा। तो आई एम क्वाइट सरप्राइज कि मतलब ये कैसे होगा और ये क्यों करने वाले हैं और ये ऐसा क्यों करेंगे, और उसके पीछे ऑथेंटिक रीज़न जो है वो बिहाइंड स्टोरी जो है वो पता नहीं थी। मैंने कहा था पहले भी कि आप लोग भी जानते हैं, ज़्यादा बेहतर जानते हैं, क्योंकि ये जिस तरह की पॉलिटिशियन ये चालें चलते हैं और जिस तरह की कंट्रीज़ के हालात होते हैं उस हिसाब से ये चलते हैं। कल एक दोस्त से बात हो रही थी तो मैं उसे कह रहा था कि वो कह रहा था कि फ़लाँ बंदा जो है वो फ़लाँ के बड़ा क्लोज़ है। तो वो तो मैंने कहा बदमाश है, मतलब इस टाइप का बंदा है तो उसके क्लोज़। तो वो कहता है हाँ उसके बहुत उसकी बातचीत है उसके साथ। तो मैंने कहा पीछे कुछ ना कुछ मकसद ज़रूर होगा, ठीक है, उसका, और वो आने वाले वक़्त के ऊपर वो उसे बताएगा, लेकिन पहले उसे फ्री हैंड देगा फुली,
सेम सिनेरियो, सेम सिचुएशन वैसी है। वो जो बदमाश है वो अमेरिका है, तो वो कहीं ना कहीं छूट दे रहा है दूसरी कंट्री को। हम तो पाकिस्तान की बात करेंगे कि भाई पैसा दिया, सब कुछ किया, ठीक है ना। उसके बाद करने के बाद जब फुल कंट्रोल हो गया तो भाई उसके बाद अपनी मर्जी से चलाना है उसको, और फिर कहना है कि फ़लाँ से दोस्ती करो, फ़लाँ से दुश्मनी करो, फ़लाँ जगह पे हमला करना, और सारे प्लान जो हैं इम्प्लीमेंट हुए पड़े होते हैं, लेकिन उन पे लेट जो है रिएक्ट किया जाता है। खबर पहले आ जाती है निकल के कि ये होने वाला है, शायद ये होगा, पता सबको होता है अंदर से, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट किस तरीके से किया जाना या और कौन सी कंट्री उसमें इन्वॉल्व होंगी, वो जब जो है मुल्क के कह लें कि वो ओहदेदारान जो हैं वो ऊपर से मिलते हैं, बातचीत करते हैं, और जब उनकी मुलाकातें देखी जाती हैं कि पास में तो दुश्मन थे, पास में तो ये ब्लैक लिस्टेड थे, इन पे ऊपर कह लें कि जुर्माने लगे हुए थे, इनके ऊपर नाम लगे हुए थे, वो चीज़ें थी, और नाउआन ये दोस्त बन गए हैं, तो खिचड़ी तो कुछ ना कुछ थी पकी हुई बीच में। तो ये सारी सिचुएशन इस तरह की चल रही होती है। तो मुझे सिनेरियो समझ आ रहा है, मुझे लग रहा है जो उन्होंने बात कही है वो 100% जो है वो होने वाली है। और उस चीज़ का कह लें कि मैं प्रॉपर ऑथेंटिक तो नहीं कह सकता, लेकिन ये है कि खबरें जिस तरह पास्ट में चली हैं और नाउ ऑन करंट सिचुएशन में पता चल रहा है कि भाई ईरान के ऊपर पाकिस्तान करेगा। और बीच में हम कह रहे थे, मतलब मलिक भाई कह रहे थे नहीं होना चाहिए, और ये कुछ लोग कहते हैं कि यार उन्होंने साथ दिया और वो, लेकिन अमेरिका भाई करना चाहता है, और अमेरिका करना चाहता है तो वो अपने थ्रू नहीं करवाएगा। वो चाहेगा कि मेरे वो मोरे जिनको मैंने खिलाया पिलाया और जवान किया है, और आप समझ सकते हैं, तो भाई उनको चलाना, तो भाई चलाएगी, ये तो सबको नज़र आ रहा है और ये रियलिटी है। और बाकी इंडिया जो है हथियारों के ऊपर काम कर रहा है, अपने डिफेंस के ऊपर काम कर रहा है, वो चीज़ें चलती जाएंगी। और ये बयान देना कि वो तुसी साढ़े लेवल नहीं छोड़े हो, मतलब इंडिया ने बयान दिया है किस्म का, तो वो तो मोदी साहब ने पहले कह दिया था हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, जब ये हमला नहीं हुआ था पहलगाम वाला, और बहुत 2 महीने 3 महीने पहले हमने वीडियो की थी, और उसमें इंटरव्यू कोई आया था, मोदी साहब का खिताब था, तो उसमें उन्होंने बताया था कि मतलब हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, हम आगे बढ़ रहे हैं, आगे देख रहे हैं, तो हमारा ध्यान भी नहीं है उस तरफ। तो वो तो पहले से आ चुका था, लेकिन असल थ्रेट जो था वो मेरे ख्याल में चाइना था, और जिसके ऊपर अपने डिफेंस के ऊपर इंडिया अगर पैसा लगा रहा है, और न्यू इक्विपमेंट और चीज़ें जो हैं वो परचेज़ की जा रही हैं, और इस चीज़ के ऊपर ध्यान दिया जा रहा है। और अब एक और चीज़ बीच में सुनने को मिली कि नेगेटिव चीज़ें जो हैं, नेगेटिव लिस्ट मेरे ख्याल में उन्होंने जारी की है, और ये चीज़ अच्छी है कि भाई जो इंडिया में मैन्युफैक्चर हो रहा है, बन रहा है, आप यहीं से लेंगे। और अगर कोई ऐसी चीज़, ऐसा पार्ट जो है जो आपको नहीं मिल रहा, जो आपकी ज़रूरत है, किसी और कंट्री से आपने परचेज़ करना है, लाना है, तो वो आपको लाने दिया जाएगा, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, यही वो कह रहे थे। ये चीज़ भी ठीक है, इंडिया जो है आत्मनिर्भर जो है वो बन रहा है आहिस्ता-आहिस्ता, लेकिन चीज़ें जो हैं कॉम्प्लिकेटेड होती जा रही हैं, और कोई कंट्री भी नहीं चाहती कि ज़रा सा भी लेट हो, हम्म। क्योंकि नाउ ऑन सिचुएशन पाकिस्तान के साथ बिगड़ी है, और जो है जिस तरह की सिचुएशन हुई आप लोगों के सामने है, और उसमें बहुत सारी कंट्रीज जो है वेट कर रही थी ऑन लिस्ट कि कब ये क्या होगा। ट्रंप अपने नंबर लटकाने पे लगा हुआ था, चाइना अपनी तरफ जनाब उनको लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि हेल्प आउट नहीं कर रहे थे प्रॉपर वे में। इतनी इतनी बड़ी सिचुएशन होगी, पाकिस्तान में इतने मिसाइल दागे गए, इतने लोग मार के, चाइना ने कोई रिएक्ट नहीं किया। और मुझे नहीं लगा कहीं खबर कोई ऐसी आई हो चाइना ने बड़ा, एक दो, मेरे ख्याल में एक दो धमकी मैंने सुनी थी कि हाँ अगर इंडिया ऐसा करेगा तो हम भी ऐसा कर देंगे। उसके अलावा तो मेरे ख्याल में उन्होंने हाँ कोई ऑथेंटिक ऐसी चीज़ नहीं की हाँ, कि जिससे ये कहा तो था चाइना ने कि भाई अगर पाकिस्तान के ऊपर हमला होता है तो ये समझा जाएगा कि ये हमला चाइना के ऊपर हुआ है। और मैं कर हाँ रहा था ना पिछले जो पहले मैंने बात की है कि वेपन्स देगा, तो वेपन्स का कितना एतमाद है वो तो आप लोगों को पता चल ही गया। HQ-9 जो है उसकी क्या कैपेसिटी है और उनके मिसाइल की क्या कैपेसिटी है, वो भी वहां पे गई है। तो एनालाइज भी हो रहा है, जो मिसाइल बता रहे थे तजिया निगार हिंदुस्तान के कि वहां पे गिरे हैं, उनके ऊपर पूरी तरह से वर्क भी हो रहा है। तो वो अच्छी कैपेसिटी में वहां पे डिस्ट्रॉय किए गए हैं। जो फतेह 2 था उसमें एक मेरा ख्याल है, और एक दो और थे मिसाइल। तो उनकी कैपेसिटी पीएल वो 15 ही देखा जा रहा है, फतेह 2 तो तबाह कर दिया था ना तबाह कर ऊपर वो ही। गिरा हाँ दिया, वो दिल्ली जो के ऊपर था। वो जो सिरसा के मुकाम पे जो है वो उड़ाया गया है। और जो गिरे हैं ना जाके, जो इसकी कह रहे हैं कि अभी तजिया करेंगे, वो PL-15E है। वो वो तैयारों के जरिए हुए। चाइनीज है, तैयारों वाले वो मिसाइल है। हाँ, वो तो जहाज के जरिए फायर बाकी किए जो गए। है वो चाइना जो है वो, जाहिर है यार भाई, सीधी बात बता रहा हूँ,
क्योंकि लोग समझते हैं कि शायद हो सकता है कोई साथ क्यों नहीं दिया, किसी ने साथ क्यों नहीं दिया। अब देख लें जियो पॉलिटिक्स में इंडिया जो है बहुत आगे था, लेकिन उस मामले में भी जो है वो इंडिया का साथ खुल के किसी ने नहीं दिया। हम्म। इंडिया ने हमला किया, किसी ने भी जो है वो खुल के साथ नहीं दिया। ईरान भी आ गया था कि कह रहा था कि तो आपने जो है वो ठीक नहीं किया, आप ये ख़त्म करें। ठीक है, तो मेजर साहब जिस वजह से तपे थे ईरान पे। ये कंटेम्प्ट करना एक और चीज नहीं है, और वैसे धमकी मैं देना एक ये और। जो वैसे युद्ध बात हुआ है कर रहा ना, हूँ, वैसे बात कर रहा हूँ कि जब जियोपॉलिटिक्स में इंडिया जो है वो बहुत तगड़ा था, लेकिन उस तरह खोल के कोई भी सामने आके बयान किसी ने नहीं दिया, अफगानिस्तान और तेहरान के अलावा। हुआ ओ बहुत सॉरी, कुछ है। तेहरान नहीं, ताइवान 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 के अलावा। ताइवान। ताइवान का हुआ बहुत कुछ है, ये नहीं कि हुआ कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ पे हिंदुस्तान एक छोटी सी मिस्टेक कर गया है। छोटी तो नहीं है यार, बड़ी मिस्टेक ही है, उसको बड़ी कहा जाता है। जिस तरह से अभी भोगना पड़ा है हिंदुस्तान को, वो बड़ा मिस्टेक ये था कि नैरेटिव का जो युद्ध बाद में छिड़ा है ना, ऑपरेशन सिंदूर होने के बाद, उसमें हिंदुस्तान थोड़ी सुस्ती कर गया। और वो सुस्ती जो है ना, उस तरह से हिंदुस्तान को वो एप्रिसिएशन जो है वो दिलवा नहीं सकी, जिस तरह से हिंदुस्तान चाहता था कि उनको क्रेडिट मिले। लाइक दैट 5 बजे सीज फायर होना था, सीज फायर तो उसको नहीं कहा जा सकता, 5 बजे कंप्रोमाइज होना था। दोनों डीजीएमओ जो हैं उन्होंने 5 बजे कॉल की, 5 बजे के बाद डन होना था, और 4:30 बजे ट्वीट कर दिया है ट्रंप साहब ने अपना क्रेडिट लेने के लिए। अब आधा घंटा पहले जो नैरेटिव चल पड़ा है, उसमें क्या हुआ, जब ट्रंप ने 4:30 बजे वो ट्वीट किया, उसके थोड़ी ही देर बाद पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर है शहबाज शरीफ, उन्होंने कॉन्फ्रेंस बुलाकर तो वो कह लें कि जो ट्रंप है उनका शुक्रिया अदा कर दिया। तो वो नैरेटिव चल पड़ा पाकिस्तान का जी, कि पाकिस्तान एक अच्छा कंट्री है जी, अमन चाहता था। ये देखें कि पाकिस्तान की तरफ से खुशाइन इस चीज को समझा जाता है कि सीज फायर जो हुआ है वो यूएसए की तरफ से करवाया गया, और यूएसए का शुक्रिया भी अदा कर दिया गया। अब हिंदुस्तान इस चीज के लिए सरप्राइज हो गया कि भाई ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं है। तो फिर जाके एस जयशंकर जो है और हिंदुस्तान की जो लीडरशिप है, उन्होंने इस बयान को रिजेक्ट किया है। जब हिंदुस्तान की आवाम ने सवालात पूछना शुरू कर दिए कि भाई ये कैसे हो सकता है कि हमारे ईरान के साथ भी अच्छे ताल्लुकात हैं और सऊदी अरब के साथ भी अच्छे ताल्लुकात हैं, उनकी बात को रिजेक्ट किया गया है। तो क्या कहीं ना कहीं यूएसए का प्रेशर जो है वो बर्दाश्त नहीं कर पाए, और यूएसए के प्रेशर की वजह से ये सीज फायर हुआ है। फिर हिंदुस्तान की आवाम को जवाब देने के लिए जो लीडरशिप है, उन्होंने अपने स्टेटमेंट जारी किए हैं। उन्होंने कहा बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं है, इसमें ट्रंप का किसी भी किस्म का कोई रोल नहीं है। डीजीएमओ जो है उन्होंने कॉल की है एक दूसरे को, और वहां पे कंप्रोमाइज हुए हैं, तो ट्रंप का कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन नैरेटिव जो है ना, उसमें हिंदुस्तान थोड़ी मार खा गया। नंबर तो टांग लिए हैं उसने फिर। पर बात और हो रही थी कि बात ये हो रही थी कि उस वक्त जो है वो खुल के कौन कौन सामने आया, किस किस के लिए। भाई इधर देख लें, ये सबको पता है, तुर्की आया खुल के, चाइना उसने भी जो है वो सीधी आके धमकी लगाई, जो भी किया। उसके अलावा जो है वो अजरबैजान शायद वो आया था, बांग्लादेश। तो इस तरह की मैं बात कर रहा हूँ कि वो अगले लेवल की जंग तो हुई नहीं ना, ये तो एक किस्म का समझ लें कि उन्होंने हमला किया इधर से, फिर टेलिएट या जो भी हुआ, तबाही हुई, इधर उधर भी हुई, जंग उस तरह छिड़ी नहीं है। जब जंग छिड़ने का मौका आया तो उस वक्त सीज फायर हो गया था। तो जो है वो पता तो तब लगता ना कि कौन कौन किसके साथ खड़ा है, जब जंग होती प्रॉपर वे में, पूरे जो है वो जंग होती है। अभी तो ये सारे जो है वो थोड़ा बहुत हो रहा था, जो भी हो रहा था, ड्रोन भेजे जा रहे थे, मिसाइल एक दो मारे इधर। उसके बाद जो है वो जो पहले पहले दिन जो मिसाइल मारे, वो तो एक रीज़न था कि जी वहाँ पे दहशत गर्द थे। तो उसके बाद जो है वो बाकी जो बात है कि चाइना साथ देगा या नहीं देगा, ये इंडिया को पता है भाई, इंडिया इसीलिए तैयारी कर रहा है। इंडिया को पता है भाई चाइना मौका नहीं जाने देगा, वो पाकिस्तान की हिफाजत के लिए आए या ना आए, लेकिन वो इंडिया को तबाह करने के लिए ज़रूर आएगा सामने, सीधी बात है। तो ये इंडिया को भी पता है, इसलिए तो मेजर साहब भी कह रहे हैं ना कि थ्रेट सबसे ज़्यादा जो है वो चाइना है, जिनके पास हथियार भी अच्छे हैं, सारा कुछ ठीक है। तो वो उसका मुकाबला करने के लिए हथियारों की ज़रूरत पड़ेगी इंडिया को। हथियार इंडिया ले रहा है, और S-400 मेरे ख्याल में 2 और मंगवाए जा रहे हैं। और उसके अलावा जो है वो और भी हथियार जो है वो परचेज़ किए जा रहे हैं। तो एक और मैंने न्यूज़ सुनी थी कि पता नहीं कौन दे रहा है अपना, चाइना ही शायद दे रहा है, पाकिस्तान को भी हथियार दे रहा है, जहाज़ भी देने लगा है J-35, चाइना ही दे रहा है ना। तो वही चीज़ है ना कि हथियार जो है वो क्यों चाइना दे रहा है आधी कीमत में, या फ्री क्यों दे रहा है, इसके पीछे रीज़न क्या है भाई?
इसके पीछे रीज़न यही है, अगर पाकिस्तान के साथ होती है तो पाकिस्तान के पास वो हथियार हो, अगर चाइना के साथ होती है तो पाकिस्तान वो हथियार यूज़ करेगा। ये एक दूसरे के साथ मिल के जो है वो लड़ेंगे। तो ये बात सच्ची है, कोई माने या ना माने भाई, जब मौका आना है ना तो ऐसे ही हो जाना है। क्योंकि चाइना भी जो है वो इंडिया को अपना बहुत बड़ा दुश्मन समझता है इस रीजन में। क्यों? क्योंकि चाइना ये नहीं चाहता कि इंडिया उसके ऊपर जाए, सीधी बात है। चाइना होल्ड करना चाहता है पूरे रीजन को, तो चाइना करेगा उसको भाई दबाने की कोशिश करेगा इंडिया को। तो वो मौका कोई भी नहीं हाथ से जाने देगा। अगर पाकिस्तान के साथ जंग लगती है तो वो कहेगा जी भाई मेरी इन्वेस्टमेंट है, मेरी ग्वादर पोर्ट है वहाँ पे, मेरा ये है, मेरा वो है, मैं तो लड़ूंगा, पाकिस्तान का साथ दूंगा। तो वो इस हिसाब से बहाने लगा के वो पाकिस्तान की जंग में कूदेगा, इनडायरेक्टली सही या डायरेक्टली सही, ये तो वक्त ही बताएगा। वही बात मेजर साहब की कि ये कोई नहीं पता होता कि कौन फिर जो है वो उस वक्त आता है या कौन नहीं आता, क्योंकि ईरान की उन्होंने जो है वो एक तजिया किया है ईरान का कि ईरान के ऊपर प्रेशर आने वाला है। तो कौन मतलब कि ईरान जो है वो डगमगाता है या रजीम चेंज होता है कि नहीं होता, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन वो कह रहे हैं कि ये वक्त आने वाला है, वो कब आएगा ये भी नहीं पता। तो लेकिन उन्होंने जो है वो कड़ियाँ जोड़ी हैं सीरिया के साथ जो है वो, उसके बाद उर्दगान, तुर्की और पाकिस्तान भी उसी दिन ही उसी डेट को जो है वो मिले हैं सारे। वो क्यों मिले हैं वो साहब सबको पता है। यहाँ पे जो है ज़्यादातर यही शोर मच रहा है जी, ये जो अरब ममालिक के साथ भी जो है ट्रम्प मिल रहा है। उसके बाद जो है अरब ममालिक जो है इसराइल को तस्लीम करने लगे हैं, उनको जो है वो मानने लगे हैं अभी इसराइल को खुल के। दुबई ने तो माना हुआ है, लेकिन सऊदीया की बात कर रहा हूँ। तो सऊदीया जो है वो भी जो है उनको मान्यता देने लगा है इसराइल को। तो जब सऊदीया ने दे दी तो बाकी जो इस्लामी मुल्क है ना वो भी दे देंगे फिर आहिस्ता आहिस्ता। तो वो ये सारा नैरेटिव यही चल रहा है कि ये इसराइल को पहले तो मान्यता करेंगे, उसके बाद जो है वो ईरान को सारे मिलके जो है वो प्रेशर डाल के रजीम चेंज करके हुकूमत चेंज कर देंगे, और उसके बाद अपनी कोई हुकूमत जो है अपने हक में जो बंदा होगा वो लेके आएंगे। तो जैसे कि बांग्लादेश में भी हुआ, मोहम्मद यूसुफ को जो है वो लेके आए, यूनस को, उन उसको लेके आए। और वो कौन है? अमेरिका का भाई, सबको पता है, जो बाइडन का था बंदा, तो वो लेके आया जो बाइडन उसको। तो ये सारी सिस्टम चल रहा है और मेजर साहब उस बारे में बात कर रहे हैं। बाकी असल थ्रेट जो है वो चाइना से, बाकी इसमें कोई शक नहीं है। और इंडिया उसके लिए तैयारी कर रहा है, उसके हथियारों का मुकाबला करने के लिए तैयारी कर रहा है, और इंडिया काफ़ी सारे हथियार ने मंगवा रहा है। वो खुद भी जो है वो इस चीज़ पे तैयारी बहुत फोकस किया हुआ है इंडिया ने चाइना की तरफ। पाकिस्तान को उनका इतना नहीं है, लेकिन चाइना का उनको सबसे ज़्यादा खतरा है। यही मेजर साहब भी कहना चाह रहे थे। तो बहरहाल अभी जो है वो मैं मेरी जो ख्वाहिश है कि मैं यही चाहता हूँ कि ईरान पे हमला ना करे पाकिस्तान। क्योंकि पाकिस्तान जब इंडिया के साथ लड़ रहा था तो ईरान ही बीच में आके जो है सुलह करवाने की कोशिश कर रहा था। पाकिस्तान को भी न्यूट्रल रहना चाहिए। पाकिस्तान को ये नहीं है कि अमेरिका की बात चले, ठीक है अमेरिका भी मदद कर रहा है मानता हूँ, लेकिन ये है कि ना अमेरिका का साथ दे ना ईरान का साथ दे, न्यूट्रल रहना चाहिए। तो बहरहाल ये तो जो इक़्तिदार में होंगे उस वक़्त वही फ़ैसला करेंगे कि क्या करना है, क्या नहीं करना। हमारी कौन सा किसी ने सुननी है। ये मीन टू से पाकिस्तान की किसी ने हमारी तीनों की। पाकिस्तान किसी को सुना भी नहीं सकता जब पैसे लिए हों। बहरहाल जी ये तो वक्त बताएगा क्या सिचुएशन होती है, आप लोगों के सामने ही होगा, हमारे सामने भी होगा। और लेट्स सी तजिया किसका बेहतर होगा। लेकिन मेजर गौरव आर्या ने चीज़ों को डिस्क्राइब किया, एलेबरेट किया है, और उसके ऊपर हमने अपना ओपिनियन दिया। और आपका क्या ओपिनियन है कमेंट सेक्शन ओपन आपके लिए। इनकी ओरिजिनल वीडियो की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, इनके थ्रू हमें भी सपोर्ट कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, तो हमें याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, पीस।